नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से श्योर सिलेक्शन यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी के लिए आज 25 अप्रैल और इसके पीछे की कुछ घटित घटनाओं के बारे में चर्चा करने आया हूं। आशा करता हूं आप सब पहली बार क्लास में जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज 25 अप्रैल का कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सबसे महत्वपूर्ण जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पे 23 अप्रैल को जो मनाया गया था, 23 अप्रैल अभी बीता हुआ है, वो बनाया गया अंग्रेजी भाषा दिवस। अंग्रेजी भाषा दिवस जो मनाया गया है 23 अप्रैल को मनाया गया है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समझते हैं कि 23 अप्रैल को क्या क्या किया गया इसके उपलक्ष्य में। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह तारीख प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर की जयंती पर और पुण्यतिथि है। ठीक है ना, जयंती और पुण्यतिथि, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो विलियम शेक्सपियर, आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही महान लेखक, प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर, उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस वैश्विक संचार विभाग द्वारा 2010 की एक पहल का परिणाम है, और यह पहल का एक परिणाम है वैश्विक संचार निगम के द्वारा, वैश्विक संचार विभाग द्वारा। यह एक क्या है भाई, यह एक पहल है और इसका परिणाम है 2010 का। सामंजस्यपूर्ण संचार का प्रचार करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये एक संयुक्त राष्ट्र के पालन दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे। तो कल 24 अप्रैल को क्या मनाया गया, 24 अप्रैल को जो मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को। यह वार्षिक उत्सव उस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए किया जाता है जिस दिन 1992 में संविधान अधिनियम 73वां संशोधन किया गया था। यानी 73वां जब संविधान का जब संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन के दौरान 73 नंबर संशोधन जब किया गया था, उसके उपलक्ष्य में किया गया था। कब किया गया था, 1992 में। 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसी के उपलक्ष्य में, एक ऐतिहासिक उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हालांकि एक साल बाद 24 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आया, लेकिन एक साल बाद जो है यह अस्तित्व में आया था। 1993 में यह अस्तित्व में आया था। और कब आया था, 24 अप्रैल को यह अस्तित्व में आया था। तब पीएम मनमोहन सिंह, तब जाकर उस समय हम लोग जो जानते हैं कि मनमोहन सिंह के बारे में ऑलरेडी 24 अप्रैल 2010 को पहला, उस समय जब 2010 में प्रधानमंत्री थे हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा किए हुए थे। 2010 में पहली बार राष्ट्रीय 24 अप्रैल 2010 को पहली बार क्या किया गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने। सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य को घोषणा की है। यानी सरकार 2022 और 23 में जो है खाद्यान्न यानी खाने योग्य वाला जो भोजन होते हैं, इसमें गेहूं, चावल और मक्का जो भी चीज आते हैं, वो 328 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन की लक्ष्य घोषणा किया है। यानी इतना उत्पादन प्रोडक्शन होने वाला है, 328 मीट्रिक टन। लक्ष्य की घोषणा अप्रैल 2022 में कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 2022 में की गई थी, यानी अभी कर दी गई है। अभी कब से कब तक के लिए किया गया है भाई, 2022-23 के उपरांत ये बातें आनी चाहिए सामने कि लक्ष्य किया गया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2022-23 के दौरान 328 मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न उत्पादन होने वाला है। खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 163.15 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। जो खरीफ वाला फसल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि खरीफ में कौन कौन से फसल आते हैं, खरीफ का फसल कौन कौन से आते हैं। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर कृषि होते हैं, खरीफ में कौन कौन से फसल आते हैं। और रबी का फसल जो है, और रबी का फसल का उत्पादन जो लगाया गया है, निर्माण, वो लगाया गया है 164.85 रबी का फसल। ये दोनों फसल में कौन कौन फसल आते हैं निर्माण करने, यानी उत्पादन होने वाला है, इसमें जो है 163
164.5 मिलियन टन और इसमें जो है 164.85 मिलियन टन और इसमें जो है 164.85 मिलियन टन होने वाला है। इसमें 164.85 मिलियन टन इसमें जो होने वाला है और इसमें जो होने वाला है 163.5 मिलियन टन। तो आशा करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रबी में कौन कौन से फसल आते हैं और खरीफ में कौन कौन से फसल आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह जो है पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन के बेरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महान अर्थशास्त्री हैं, सुमन के बेरी आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में बनने जा रहे हैं सुमन के बेरी। 1 मई 2022 को, यानी 1 मई अभी आ रहा है, 1 मई 2022 से तृतीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे और ये तृतीय उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं इसके पहले दो कौन कौन थे, उसके पहले कुछ बातें जान लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के साथ रहे हैं। कहां पे रहे हैं? तो वाशिंगटन डीसी में ये विश्व बैंक के साथ रहे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ। आरबीआई के सलाहकार रह चुके हैं 1992 से 94, यानी 2 साल तक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के ये सलाहकार भी रह चुके हैं। वित्तीय क्षेत्र में नीति, संस्थागत सुधार और बाजार के विकास और विनियम, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की सलाह दी है, यानी बहुत सारा चीजों में इन्होंने सलाह भी दिए हुए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनसीएईआर के नई दिल्ली के महानिदेशक भी रह चुके हैं 2001 से लेकर 2011 तक। इतने साल तक इन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में भी शामिल रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के दोनों सदस्य रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र यानी गैर कार्यकारी निदेशक रहे हैं, यानी स्वतंत्र एकदम फ्री व्यक्ति रहे हुए हैं। कौन सा में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आइए जानते हैं सबसे पहले कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया। तो नीति आयोग की स्थापना आप लोग समझते ही हैं कि नीति आयोग की स्थापना जो किया गया है, ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसकी नीति आयोग की स्थापना की है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है और इसके पहले जिन्होंने इसका स्थापना किया था, उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, वो रहे अरविंद पनगड़िया रहे हुए हैं। और इसके कार्यपालक जो होते हैं, हमेशा से आप लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही कार्यपालक रहते हैं। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष रहे हुए हैं। कौन सा? नीति आयोग के। राजीव कुमार जो है नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। दूसरे उपाध्यक्ष आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यकाल जो है 1 सितंबर 2017 से 30 अप्रैल 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। क्या इनका कार्यकाल जो रहेगा, कब से कब ये रहे? 1 सितंबर 2017 से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला हुआ है राजीव कुमार जी ने, और 30 अप्रैल 2022 को इनका समापन हो जाएगा। उसके बाद इनके हाथ में इनका क्या आ जाएगा? बागडोर आ जाएगा। नीति आयोग थिंक टैंक के पहले उपाध्यक्ष राजीव कुमार भी हैं, और जो राजीव कुमार जी हैं ये थिंक टैंक के पहले जो हैं थिंक टैंक के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीति आयोग के थिंक टैंक के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्या है भाई। मणिपुर में फहराया जाएगा 165 फीट। मणिपुर में जो फहराया जाने वाला है 165 फीट का सबसे लंबा भारतीय राष्ट्रीय झंडा, यानी सबसे लंबा भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो फहराने जा रहा है वो मणिपुर में फहराया जाएगा। मणिपुर के मोइरंग में भारतीय राष्ट्रीय सेना मुख्यालय परिसर में 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थापित किया जाएगा। या पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा झंडा क्या किया जा रहा है भाई? स्थापित किया जा रहा है मणिपुर के मोइरंग में, भारतीय राष्ट्रीय सेना मुख्यालय में। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, वहां के सीएम जो है एन बीरेन सिंह, आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह अप्रैल 2022 में आईएनए शहीद स्मारक परिषद मोइरंग में मनाए गए ध्वजारोहण दिवस पर 78वीं 78 वर्षगांठ पर इसकी घोषणा किए हैं। यानी जब क्या किया गया भाई, वहां पे ध्वजारोहण दिवस मनाया गया तो उसकी उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? घोषणा किया हुआ है। घोषणा में कहे हुए हैं कि 165 फीट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ पहले ही लगाया जा चुका है, जबकि वहां का स्तंभ जो है पहले से ये लगाया जा चुका है, सिर्फ अब झंडा लगाने की काम किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आदित्य बिरला कैपिटल के ने विशाखा मूल्य को, किसको? विशाखा मूल्य आपको दिखाई दे रही है, अगले सीईओ बन गई हैं। ये सीईओ के रूप में निर्मित हो गई हैं, सीईओ बन चुकी हैं विशाखा मूल्य। आदित्य बिरला कैपिटल के बोर्ड के
विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मूल्य वर्तमान में इन्होंने कॉर्पोरेट बैंकिंग, मालिकाना व्यापार, बाजार और लेन देन बैंकिंग के लिए प्रभारी कार्यकारी निदेशक भी हैं और ये वर्तमान में बहुत सारे काम कर रही हैं। मूल्य ने अजय श्रीनिवासन की जगह ली है, यानी इसके पहले जो है आदित्य बिरला कैपिटल के इसके पहले जो व्यक्ति थे, जो सीईओ थे, वो थे अजय श्रीनिवासन की जगह पे ये आ चुकी हैं। ठीक है, क्या नाम है? विशाखा मूल्य। आगे देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है लॉन्च कर दिया गया है। कल 24 अप्रैल 2022 से होंगे शुरू, यानी कल से शुरू हो गया है। कहाँ पे हो रहा है? तो बेंगलुरु में ही हो रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका क्या किया? शुभारंभ किया। 24 अप्रैल 2022 को श्री कांतिराव इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में क्या किया गया? इसका दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की शुरुआत की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, कर्नाटक के राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण समर्थन में जैन विश्वविद्यालय द्वारा खेलों की मेजबानी की जा रही है। 200 से अधिक विश्वविद्यालय ने लगभग 3879 लगभग कितना भाई? 3879 प्रतियोगी 20 विषयों में भाग लेंगे, यानी लगभग कितने प्रतियोगी? 3889 यानी 3879 जो है खिलाड़ी इसमें प्रतियोगी यानी प्रतिभागी जो हैं भाग लेने वाले हैं। और इसमें जो विषय जो है 20 गो विषय है, यानी 20 गेम्स हैं, 20 गो गेम्स में भाग लेंगे लगभग। कहाँ पे? खेलो इंडिया के तहत। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, भारत के 4 संयुक्त राष्ट्र ईसीओ एसओसी निकायों के लिए चुना गया है। ईसीओ एसओसी के लिए निकायों के लिए इसे चुना गया है। भारत को 4 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद निकायों के लिए चुना गया है। निकायों में सामाजिक विकास आयोग और गैर सरकारी संगठनों को समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति शामिल की गई है। यानी ये सभी चीजें इसमें ईसीओ एसओसी में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में ईसीओ एसओसी की स्थापना की, यानी 6 मुख्य अंग में से एक की स्थापना किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। 6 अंगों में से एक अंग जो है ईसीओसी है, एक अंग जो है ईसीओसी है। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, आज की करंट अफेयर सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। है क्या भाई? अजय कुमार सूद को हाल ही में भारतीय सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? यानी सरकार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होने जा रहे हैं। उनका नाम है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को क्या किया गया है? सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, यानी साइंस का जो सलाहकार है, वो 3 साल के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया है। किस शहर में पहला अतुल्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? वह है मुंबई में। कहां पे भाई? मुंबई में किया गया है। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है? 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है विश्व का सबसे बड़ा फैक्ट्री स्थापित होने जा रहा है और यह अमेरिका का एक कंपनी है, ठीक है ना, उसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वह है तेलंगाना में। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार जो है दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। यूनिसेफ इंडिया और कौन संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास की स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेगा? वो है नीति आयोग। आप लोगों को पता होगा नीति आयोग के बारे में अभी जस्ट बताया हूं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किसे 6ठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? विवेक लाल को क्या किया गया है भाई? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है विवेक लाल जी को। किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी डेटा सेवा केंद्र
के साथ समझौता किया है वो है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा राज्य सरकार जो है वो क्या किया है भाई, वो अंतरराष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी और सीएससी डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया हुआ है। विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है, वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को क्या किया है भाई, विजडन अल्मनैक जो है एक साथ रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से शामिल किया है। और मैं बता दूं आप सभी को कि अभी रोहित शर्मा देश के क्या है भाई, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह देश के क्या हैं, अभी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जो है देश के अभी कैप्टन है। ये जो जसप्रीत बुमराह जो है अभी वाइस कैप्टन है, वीसी है, क्या है वीसी है, देश इंडिया के लिए क्या है वीसी है। और रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा वो अभी देश के लिए कैप्टन है, क्या है देश के लिए कैप्टन है, इंडियन टीम क्रिकेट टीम के लिए कैप्टन है। और जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 24 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में किस स्टेडियम में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ किया है, वह है श्री कांतीराव इंडोर स्टेडियम। मैंने अभी पिछले